मित्रों, जब काशी नरेश अपने पुत्री का स्वयंवर कर रहे थे, उसी समय हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु स्वर्गवास हो गए थे। हस्तिनापुर नरेश को 2 पुत्र था, जो उनके स्वर्गवास के समय तो छोटा था, बाद में धीरे धीरे एक ठो उसमें चित्रांगद विवाह करने लायक हो गया था और उसका विवाह हो भी गया था। और दूसरा पुत्र विचित्रबीज इस समय विवाह करने के लिए तैयार था। तो हस्तिनापुर को काशी नरेश ने स्वयंवर में नहीं बुलाया, बाकी देश के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया और हस्तिनापुर से वो कुछ पुराना बैर अपना लेना चाहता था, इसलिए हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया। इधर विचित्रबीज शादी के लिए हो गया था। सत्यवती ने भीष्म से बुलाकर कहा कि विचित्रबीज का शादी अब होना चाहिए। तो भीष्म ने कहे कि काशी नरेश की पुत्री की शादी हो रही है, वो तीनों पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, उनको हमको बुलाना चाहिए। तो वहाँ हम इसको लेकर के जाएंगे। कि वह नहीं बुलाया, हस्तिनापुर को अपमानित करना चाह रहा था। इससे भीष्म बहुत क्रोधित होकर के वो अपने माता सत्यवती से आदेश लेकर के सीधे काशी नरेश के दरबार में स्वयंवर सभा में पहुँच गए। तीनों लड़की वरमाला लेकर के हाथ में खड़ी थी। वहाँ उन्होंने दरबार में जाकर के सभी को, काशी नरेश को बड़ी ललकारा कि महाराज, काशी की राजकुमारियों को हस्तिनापुर में विवाह होता था, आप इस चीज़ को भूल गए जो हमको आप आमंत्रण भी नहीं भेजे। हम इस तीनों राजकुमारियों को अपहरण करके ले जाएंगे और अपने छोटे भाई विचित्रबीज से इसका शादी करवाएंगे। हम उसका प्रतिनिधित्व, हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, हम अपने छोटे भाई से इसका शादी कराएंगे। और तीनों राजकुमारियों को अपहरण करके वहाँ से लेकर चले गए। इसकी विस्तृत कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हस्तिनापुर महाराज शांतनु सत्यवती से विवाह कर बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताने लगे। भीष्म राज्य और प्रजा के देखभाल में तत्पर रहते थे। सत्यवती से 2 पुत्र उत्पन्न हुआ, चित्रांगद और विचित्रबीज। विचित्रबीज युवा होने वाले ही थे कि राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। तब भीष्म ने माता सत्यवती से सलाह से चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाकर राजा बनाया। चित्रांगद अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित करने लगा और सत्ता के मद में आकर सभी मनुष्य को तो मनुष्य समझता ही नहीं था और सभी देवता, गंधर्व और असुर को नीचा दिखाने लगा। मनुष्य को तो कोई गिनती ही नहीं करता था, बड़ा अभिमानी हो गया। इससे भीष्म भी बड़ा खीन रहते थे। अभिमान के भरकर अपने को सबसे ऊंचा समझता था और सभी को अपमानित करने लगा। यह देखकर गंधर्वराज चित्रांगद ने उससे युद्ध करना प्रारंभ किया। 3 साल तक सरस्वती नदी के किनारे में युद्ध चलते रहा। इसके बाद युद्ध में गंधर्वराज ने हस्तिनापुर नरेश चित्रांगद को पराजित करके, माया युद्ध करके पराजित करके वध कर डाला। उस समय विचित्रबीज छोटा ही था, किंतु भीष्म ने माता सत्यवती के सलाह से विचित्रबीज को राजगद्दी पर बैठाकर हस्तिनापुर का नरेश बनाया और अपने ही राज्य का कार्य करने लगा। धीरे धीरे विचित्रबीज युवा हुआ, किंतु वह भीष्म के सलाह से ही राज्य का सभी कार्य करने लगा, जिससे राज्य का सुचारू रूप से चलने लगा। अब विचित्रबीज युवा हो चुका था, उसका विवाह करने का बात चलने लगा। इसी बीच भीष्म को पता चला कि काशी नरेश अपनी 3 कन्याओं अम्बा, अम्बालिका और अंबिका तीनों का एक साथ स्वयंवर का आयोजन किया। भीष्म को इस स्वयंवर का पता चल गया था। सत्यवती से सलाह से भीष्म ने उस कन्याओं का विचित्रबीज से विवाह कराने के लिए निश्चय कर अकेले ही रथ पर सवार होकर काशी की ओर चल दिया। स्वयंवर में जाकर भीष्म ने स्वयंवर में उपस्थित हजारों राजाओं और काशी नरेश सबको अकेले ही बहुत फटकारा। उसमें से एक साल्व नरेश ने उनका विरोध भी किया। तो भीष्म ने सभी राजाओं को मुकुट उतार करके काशी नरेश के दरबार में जमा कर दिया। सभी राजा को अपमानित करके, हरा करके वो तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। यहाँ आकर तीनों कन्याओं का विचित्रबीज को सौंप दिया और विवाह का आयोजन किया। उसी बीच काशी नरेश के ज्येष्ठ पुत्री अम्बा ने
कहा कि मैं अपने पिता के सहमत से साल्व नरेश को अपना वर निर्धारित कर लिया था। स्वयंवर में भी मैं उन्हीं के गले में अपनी वरमाला पहनाने का निश्चय कर लिया था। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को उन्हीं के पास भेजने का निश्चय किया और बड़ा सम्मान के साथ अम्बा को साल्व नरेश के पास भेज दिया और दोनों कन्याओं से विचित्रवीर का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद 7 वर्षों तक विचित्रवीर उन दोनों कन्याओं के साथ आवश्यकता से बहुत अधिक भोग विलास में लिप्त रहने लगा, चौसर खेलने लगा और उसी कन्याओं के साथ दिन भर रहता था। इसी बीच दिन भर कन्याओं के बीच में रहते रहते उसको क्षय रोग का बीमारी हो गया, जिसे कितना भी इलाज कराने के बाद वह ठीक नहीं हुआ और उसी से वह मर गया। अब हस्तिनापुर पुनः उत्तराधिकारी का समस्या हस्तिनापुर में खड़ा हो गया। अब हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये एक समस्या हो गया। दोनों भाई जो थे शांतनु के पुत्र वह दोनों मर गए, सत्यवती के पुत्र दोनों मर गए। अब कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। इधर भीष्म ब्रह्मचर्य व्रत का शपथ ले चुके थे, तो अब उस सबका हस्तिनापुर का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। तो इसके बाद की कहानी अब बिना उत्तराधिकारी के हस्तिनापुर राज्य हो गया। ये तो अब बड़ा एक विकट समस्या हो गया और इससे सत्यवती भी बहुत ही चिंतित रहने लगी। और इसके बाद की कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें।